हेलो स्टूडेंट्स, हमारा कक्षा 12 में पृष्ठीय रसायन वाला अध्याय चल रहा है और पृष्ठीय रसायन वाले अध्याय में हम कोलाइड के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो आज का हमारा टॉपिक है कोलाइडों की प्रावस्थाएं। कोलाइडों की प्रावस्थाएं। देखिए बेटा, कोलाइडी विलयन जो है, आपके जैसे सामान्य विलयन जो होते हैं या वास्तविक विलयन जो होते हैं, वास्तविक विलयनों में दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। कम से कम एक विलेय पदार्थ और दूसरा होता है विलायक पदार्थ। एक पदार्थ विलेय पदार्थ के रूप में, दूसरा पदार्थ विलायक पदार्थ के रूप में। ठीक इसी प्रकार से जो कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी विलयनों में दो प्रकार के पदार्थ होते हैं या दो प्रकार की प्रावस्थाएं पाई जाती है। एक प्रावस्था को नाम दिया जाता है परिक्षिप्त प्रावस्था और दूसरी प्रावस्था को नाम दिया जाता है परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रावस्था और दूसरी प्रावस्था होती है परिक्षेपण माध्यम। अब बेटा, ये परिक्षिप्त प्रावस्था मतलब विलेय के समान प्रावस्था। अगर हम इसकी तुलना वास्तविक विलयन के साथ करें तो वास्तविक विलयन में जैसे विलेय पदार्थ होते हैं, ठीक उसी प्रकार से कोलाइडी विलयनों में परिक्षिप्त प्रावस्था पाई जाती है। कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था हो गई विलेय पदार्थों के समान और परिक्षेपण माध्यम हो गया विलायक पदार्थों के समान। परिक्षिप्त प्रावस्था मतलब कम मात्रा में, ठीक इसी प्रकार से विलेय पदार्थ भी हम उसी को कहते हैं जो मात्रा में कम होता है। और परिक्षेपण माध्यम मतलब अधिक मात्रा में। तो आपके कोलाइडी विलयनों में जो दो प्रकार की प्रावस्थाएं हैं, एक तो परिक्षिप्त प्रावस्था और एक परिक्षेपण माध्यम। तो परिक्षिप्त प्रावस्था का अर्थ हुआ ऐसी प्रावस्था जो मात्रा में कम हो, जिसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य में हो। परिक्षिप्त प्रावस्था मात्रा में कम होती है, कणों का आकार 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर की कोटि का होता है। और इस प्रावस्था को हम वितरित प्रावस्था या आंतरिक प्रावस्था के नाम से भी जानते हैं। इसे अन्य नाम भी दिए जाते हैं। एक तो नाम दिया जाता है वितरित प्रावस्था या आंतरिक प्रावस्था। इसे हम वितरित प्रावस्था भी कह सकते हैं और आंतरिक प्रावस्था भी कह सकते हैं। दूसरा हो गया आपका परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम में इसको अपन वितरण प्रावस्था, इसका अन्य नाम वितरण प्रावस्था, या फिर हम इसको दूसरा नाम दे सकते हैं बाह्य प्रावस्था। तो किसी भी कोलाइडी विलयन में जो प्रावस्थाएं हैं, प्रावस्थाएं दो प्रकार की होती है। एक प्रावस्था को हम नाम दे सकते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था, दूसरी प्रावस्था को नाम दिया जाता है परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रावस्था विलेय पदार्थ के समान होती है। परिक्षिप्त प्रावस्था विलेय पदार्थ के समान होती है, मात्रा में कम होती है,
और इसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की कोटि का होता है। जबकि परिक्षेपण माध्यम विलायक पदार्थ के समान होता है, मात्रा में अधिक होता है, और इसको हम अन्य नामों के रूप में वितरण प्रावस्था या बाह्य प्रावस्था भी कह सकते हैं। परिक्षेपण माध्यम के अंदर परिक्षिप्त प्रावस्था के कण वितरित अवस्था में पाए जाते हैं। परिक्षेपण माध्यम में परिक्षिप्त प्रावस्था के कण वितरित अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लें, स्टार्च का कोलाइडी विलयन। अब स्टार्च का कोलाइडी विलयन, तो इसमें स्टार्च जो है ये होगा परिक्षिप्त, स्टार्च होगा आपका परिक्षिप्त प्रावस्था, और दूसरा आपका जल, ये होगा यहां पर परिक्षेपण माध्यम। अगर हम स्टार्च के कोलाइडी विलयन का उदाहरण लेते हैं, तो स्टार्च के कोलाइडी विलयन में स्टार्च परिक्षिप्त प्रावस्था का कार्य करेगा, और जल जो है वो यहां पर जो है परिक्षेपण माध्यम का कार्य करता है। अब इसमें इसके बाद में इसका इसी संबंधित नया टॉपिक आता है, कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण। देखिए नया टॉपिक है इसका कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण। देखिए कोलाइडी विलयनों के वर्गीकरण में हम कोलाइडी विलयनों को दो वर्गों में बांट सकते हैं। कोलाइडी विलयन हम ये वर्गीकरण अलग अलग तरीके से करेंगे वर्गीकरण को। तो हम सबसे पहले कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण करने जा रहे हैं परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर। सबसे पहले ये वर्गीकरण अपन इसका कई तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहला वर्गीकरण हम जो करने जा रहे हैं वो परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, इनकी भौतिक अवस्था के आधार पर हम वर्गीकरण करने जा रहे हैं। देखिए भौतिक अवस्था के आधार पर आपके कोलाइडी विलयन 8 प्रकारों के होते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइडी विलयन जो है वो 8 प्रकारों के कोलाइडी विलयन होते हैं। अब ये वर्गीकरण हम किस प्रकार करेंगे जरा उसको देखते हैं थोड़ा। सबसे पहले परिक्षिप्त प्रावस्था, फिर परिक्षेपण माध्यम, फिर तंत्र का विशिष्ट नाम और इनके उदाहरण।
अब बेटा सबसे पहले हम माध्यम के रूप में ले रहे हैं ठोस प्रावस्था। माध्यम के रूप में हमने लिया ठोस प्रावस्था। अब देखिए ठोस प्रावस्था में आपका परिक्षिप्त पदार्थ, परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस भी हो सकती है और परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव भी हो सकती है और परिक्षिप्त प्रावस्था गैस भी हो सकती है। ठोस, द्रव और गैस। माध्यम ठोस और परिक्षिप्त प्रावस्था भी ठोस, दोनों ठोस हैं, यानी ठोस में ठोस का विलयन, ठोस में ठोस का विलयन। तो ठोस में ठोस के विलयन को हम नाम दे सकते हैं यहां पर ठोस सॉल्व। ठोस में ठोस का विलयन ठोस सॉल्व। तो ठोस सॉल्व जो है इसके अपन उदाहरणों की बात करें तो जैसे उदाहरणों में रंगीन कांच हो गया, आपके रंगीन पत्थर जो आपके आभूषणों में काम आते हैं, जेम स्टोन्स कहा जाता है, तो रंगीन कांच, रंगीन पत्थर जो है वो इसके उदाहरण होंगे। तो ठोस में ठोस मतलब परिक्षेपण माध्यम ठोस, परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस, यानी विलेय पदार्थ, विलायक पदार्थ दोनों के दोनों ठोस है। और ऐसे तंत्र के लिए हमने नाम दे रखा है ठोस सॉल्व। उदाहरण में रंगीन कांच, रंगीन पत्थर। अब बेटा दूसरा आता है ठोस माध्यम। आपका ठोस है, परिक्षेपण माध्यम यानी विलायक के रूप में ठोस, परिक्षिप्त प्रावस्था यानी विलेय के रूप में आपका द्रव। तो ऐसी प्रावस्था को हम नाम देते हैं जैल। इनको कहा जाता है ठोस में द्रव। ठोस में द्रव का अर्थ हुआ जैल। और हम जैल के उदाहरणों में जैसे पनीर, बूट पॉलिश, जैम, यानी कोई ऐसा पदार्थ जो बाहर से देखने पर ठोस दिखे, बाहरी रंग रूप में वो ठोस दिखे, लेकिन उसके अंदर द्रव पदार्थ मौजूद हो, तो ऐसे किसी भी पदार्थ को नाम दिया जा सकता है जैल। फिर है ठोस में गैस। ठोस में गैस यानी परिक्षेपण माध्यम ठोस और परिक्षिप्त प्रावस्था गैस। तो ऐसे पदार्थों को नाम दिया जाता है ठोस झाग। ठोस में गैस, ऐसे पदार्थों को कहा जा सकता है ठोस झाग, यानी परिक्षेपण माध्यम हो गया आपका ठोस और परिक्षिप्त प्रावस्था हो गई गैस। अब इसके हम उदाहरण की बात करें तो जैसे आपका स्पंज है, आपके रबर, आपका केक, बिस्किट आदि, ये सारे पदार्थ ठोस होते हैं, लेकिन इनकी जो संरचना होती है वो छिद्रदार संरचना होती है। पदार्थ ठोस होता है, संरचना छिद्रदार होती है और उन छिद्रों के अंदर वायु भरी होती है। तो इस तरह से हम इनको ठोस में गैस का उदाहरण ले सकते हैं। फिर बेटा माध्यम द्रव और परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस। माध्यम हमने लिया द्रव, परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस। तंत्र का नाम होता है सॉल्व। यानी विलायक के रूप में द्रव, परिक्षिप्त माध्यम, परिक्षेपण माध्यम, इसको हम तुलना किससे कर रहे हैं? एक तरह से विलायक। और परिक्षिप्त प्रावस्था की तुलना किससे कर रहे हैं हम? इसकी तुलना हम कर रहे हैं विलेय से।
तो द्रव में ठोस, जैसे आपका स्टार्च, जिलेटिन, गोंद, प्रोटीन आदि का विलयन। स्टार्च, जिलेटिन, गोंद, प्रोटीन आदि का जो विलयन होगा वो आपका द्रव में ठोस पदार्थ का उदाहरण होगा। फिर अब बेटा माध्यम यानी विलायक, द्रव और विलेय पदार्थ यानी परिक्षिप्त प्रावस्था, ये भी द्रव, माध्यम के रूप में भी द्रव और परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में भी द्रव। इसे हम कहेंगे द्रव में द्रव। और ऐसे द्रवों को हम नाम दे सकते हैं इमल्शन। ऐसे द्रवों को नाम दिया जाता है इमल्शन। लेकिन इनमें एक शर्त होती है, ये दोनों द्रव पदार्थ परस्पर अमिश्रणीय द्रव होने चाहिए। ये दोनों ही द्रव परस्पर क्या हो, अमिश्रणीय प्रकृति के होने चाहिए, आपस में सरलता पूर्वक मिक्स नहीं होने चाहिए। जैसे दूध। अब ये दूध में कौन से दो द्रव है, एक तो हो गया दूध का अधिकांश भाग पानी, और दूसरा दूध के अंदर पाए जाते हैं वसा कण, पानी और उसमें हो गई वसा। तो पानी में वसा, चिकनाई और पानी दोनों अमिश्रणीय प्रकृति के होते हैं, तो इसके कारण से दूध जो है वो इमल्शन का कार्य करेगा। फिर आपका पानी में तेल, पानी में तेल या तेल में पानी मिलाया जाए तो यह भी एक इमल्शन का कार्य करता है, क्योंकि ये दोनों द्रव जो है परस्पर आप एक दूसरे में अमिश्रणीय प्रकृति के होते हैं। फिर द्रव में गैस, परिक्षेपण माध्यम द्रव और परिक्षिप्त प्रावस्था गैस। तो द्रव में गैस और द्रव में गैस को हम नाम दे सकते हैं, तंत्र के नाम में आएगा झाग। माध्यम यानी विलायक द्रव, परिक्षिप्त प्रावस्था यानी विलेय गैस। तो इस तंत्र के लिए हम नाम दे रहे हैं यहां पर झाग। और जैसे आपका सोडा वाटर के झाग, आपके साबुन के झाग, ये सब जो है आपके कुलाइडी तंत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर इसके बाद में परिक्षेपण माध्यम के रूप में हमने लिया गैस, परिक्षेपण माध्यम के रूप में गैस और परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में ठोस। माध्यम के रूप में गैस और परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में ठोस। और ऐसे किसी तंत्र के लिए नाम दिया जा सकता है ठोस एरोसॉल। ठोस एरोसॉल या ठोस वायुसॉल भी बोला जाता है इसको। गैस में ठोस, तो अगर गैस में ठोस मिला हुआ है तो इसे कहा जाएगा ठोस एरोसॉल या ठोस वायुसॉल। अब इसमें उदाहरण में जैसे धुआं, धुआं उदाहरण कैसे हुआ, धुएं के अंदर गैसें होती हैं और साथ में धुएं के अंदर कार्बन कण पाए जाते हैं। गैसें होती है और साथ में धुएं में कार्बन कण होते हैं, तो कार्बन कण तो हो गए ठोस कणों के रूप में, और गैसें जो होंगी वो आपकी परिक्षेपण माध्यम के रूप में होगी। इसी प्रकार वायु में धूलकण, वायु में धूलकण जो है, वायु आपकी
परिक्षेपण माध्यम का कार्य करेगी और उसमें उपस्थित जो धूल कण होंगे वो ठोस परिक्षिप्त प्रावस्था के समान कार्य करते हैं। फिर अगला आता है माध्यम। माध्यम आपका गैस और परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में द्रव। गैस में द्रव, तो गैस में द्रव को कहा जाता है द्रव एरोसोल। अगर गैस में द्रव है तो इसे कहा जाता है द्रव एरोसोल। और द्रव एरोसोल में जैसे आपका उदाहरण हुआ कोहरा। कोहरा क्या होता है? वायु में जलवाष्प के कण जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको हम क्या देते हैं? कोहरा। फिर कोहरे के अलावा आपके जितने भी प्रकार के स्प्रे हैं, सभी प्रकार के स्प्रे हैं, वो सभी स्प्रे जो है आपके द्रव एरोसोल के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। फिर एक अन्य स्थिति आती है गैस, माध्यम में गैस और परिक्षिप्त प्रावस्था में गैस। देखिए, अगर माध्यम भी गैस है और परिक्षिप्त प्रावस्था भी गैस है तो ऐसी अवस्था में आपका कोई कोलाइडी विलयन नहीं बनेगा। अगर परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही गैस हैं तो किसी प्रकार का कोलाइडी विलयन नहीं बन सकता। कारण क्या होता है? दो गैसें परस्पर मिलने पर एक समांगी विलयन का निर्माण करती हैं। जब भी दो गैसें आपस में मिलेंगी तो दो गैसों के मिलने पर हमेशा ही एक समांगी विलयन बनता है। और अगर विलयन हमारा समांगी विलयन है तो वो कोलाइडी विलयन के अंतर्गत नहीं आएगा। कारण जितने भी कोलाइडी विलयन होते हैं सभी कोलाइडी विलयन हर हालत में विषमांगी तंत्र का उदाहरण होते हैं। तो ना तो हम इसके लिए कोई विशिष्ट नाम देंगे और ना हम इसके लिए कोई यहां पर उदाहरण दे रहे हैं। तो गैस और गैस ये दो पदार्थ हैं जो आपस में मिलने पर ये क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन बनाएंगे, समांगी विलयन नहीं बनाएंगे, मतलब आपका कोलाइडी विलयन नहीं बनाएंगे। तो इसके कारण से हम परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर इनको हमने 8 भागों में वर्गीकृत किया। अब इसमें देखिए कुछ इसमें तंत्रों के नाम भी है। जैसे एक आता है बेटा एरोसोल। एरोसोल का मतलब जब परिक्षेपण माध्यम वायु हो। अगर परिक्षेपण माध्यम वायु है तो हमारा कोलाइडी विलयन एरोसोल के नाम से जाना जाता है। एक होता है बेटा बेंजोसोल। अगर परिक्षेपण माध्यम बेंजीन है तो कोलाइडी विलयन को बेंजोसोल कहेंगे। फिर एक होता है हाइड्रोसोल। हाइड्रो का मतलब होता है पानी। अगर परिक्षेपण माध्यम पानी है तो कोलाइडी विलयन हाइड्रोसोल के नाम से जाना जाता है। एक होता है एल्कोसोल। एल्कोसोल मतलब अगर कोलाइडी विलयन एल्कोहल है, अगर परिक्षेपण माध्यम एल्कोहल है तो उसको हम जो है नाम दे सकते हैं एल्कोसोल। तो इस प्रकार से हमने माध्यम के आधार पर, माध्यम पदार्थ के आधार पर विलयनों का नाम दिया। एरोसोल माध्यम वायु, हाइड्रोसोल माध्यम पानी, एल्कोसोल माध्यम एल्कोहल, बेंजोसोल माध्यम बेंजीन। तो इस तरह से हम जो है इन कोलाइडी तंत्रों को नाम दे सकते हैं।